Good morning, students. Welcome to Learners Academy. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Okay, today we are going to solve exercise number 7.2 based on the topic substitution, integration by substitution. Integration by substitution. तो कल हमने स्टार्ट किया था, देखा था कैसे प्रोसेस है, व्हाट इज द एल्गोरिथम, सब कुछ देखा था. एंड ऑल्सो वी डिड सम एग्जाम्पल्स, है ना. तो एग्जाम्पल्स में भी पता चला हमको कैसे होता है सारा काम. उसके बाद हमने चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के इंटीग्रेशन बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन निकाले, याद भी किए. एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किया जो जस्ट इससे ऊपर एग्जांपल है ना, उसके बेसिस पे फिर दो क्वेश्चंस होमवर्क पे दिए थे, आप लोगों ने किए. प्रियांशी, वाई बोलो. यस सर. प्रियांशी, विजय, किया आपने? क्यों? बताओ बताओ बताओ. देयर मस्ट बी सम रीजन ना. भाई सर ये बात हो गई इसलिए नहीं किया. मोस्ट प्रोबेबली द रीजन इज कि भूल गए. भूल गए, ठीक है. देखो बेटा, जब तक होमवर्क टाइम पे नहीं करेंगे तब तक हम पीछे ही रहेंगे हमेशा. एक्चुअली हमको तो आगे करके आना चाहिए. भाई दो क्वेश्चन सर ने की दिए, दो क्वेश्चन मैंने भी नेट पे सर्च कर लिए, मिसलेनियस देख ली, कहीं ना कहीं से सब्स्टिट्यूशन के एक दो क्वेश्चन एक्स्ट्रा कर लिए. होना तो ये चाहिए, ठीक है. नहीं तो क्या होगा कि हम पीछे ही रहेंगे. ऑब्जेक्टिव पेपर था, फर्स्ट टर्म निकल गया कैसे भी करके. सब्जेक्टिव पेपर इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, फिर हम पीछे रह जाएंगे. ठीक है प्रियांशी, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखो, होमवर्क हर हाल में करना है, किसी भी पोजीशन में, किसी भी कंडीशन में. ओके, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 7.2. तो शुरुआती क्वेश्चंस, या मैं तो यूं कहूंगा पूरी एक्सरसाइज में टुच्चे से क्वेश्चंस है. तो वी विल नॉट डू ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन डिटेल. आपसे मैं ये पूछूंगा बस टी किसको मानोगे, आपने वो बता दिया, आगे का काम आप अपने आप कर लोगे, है ना. सब्स्टिट्यूट कौन से वेरिएबल को करोगे वो आप बता दो बस. अगर वो बता पा रहे हो दैट मीन्स आप आगे का काम कर पा रहे हो. सो लेट्स स्टार्ट, है ना. पहला क्वेश्चन, अरे पहला क्वेश्चन तो मैंने एग्जांपल दिया था, याद है. डू योरसेल्फ, छोड़ो. सेकंड क्वेश्चन, log x का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय x. इसके अंदर देखिए, अगर मैं इस log x को t मान लूं, अगर मैं इस log x को t मान लूं, राइट. अब मैं शॉर्ट में करूंगा, स्टेप्स वगैरह सब आपको लिखनी है. तो डिफरेंशिएशन में dx बाई एक्स आ जाएगा, dt बोलो, dx बाई एक्स dt हो जाएगा, और dx बाई एक्स यहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा dt से. और log x की वैल्यू तो t थी सही, तो ये क्या हो जाएगा, t स्क्वायर dt. व्हाट इज इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt? t क्यूब बाय 3 प्लस c. डी सब्सटीट्यूट करो t को वापस log x से, इट विल बी log x का होल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 प्लस. एनी डाउट्स? नो. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 डिवाइडेड बाय x प्लस एक्स log x. देखो अभी तो इसमें कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अगर मैं इसमें से x को कॉमन ले लूं नीचे डिनोमिनेटर में से, तो ये 1 प्लस log x हो जाएगा. बोलो. अब आप इसको इंटीग्रेट करना चाहो तो देखो, अगर मैं अब सब्स्टिट्यूट करूं 1 प्लस log x को t से, तो हो जाएगा काम. अगर मैं 1 प्लस log x को t से सब्स्टिट्यूट करूं, 1 प्लस log x इक्वल टू टी. बोलो डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, 1 का तो 0 हो जाएगा, log x का 1 बाई एक्स, यानी वही dx बाई एक्स इक्वल टू dt. सेम वही dx डिवाइडेड बाय x. ये तो सब्स्टिट्यूट हो जाएगा dt से, और बचा हुआ t आ जाएगा. तो dt बाय 1 प्लस log x को t माना था, dt बाई t क्या होता है, dt बाई t log मॉडुलस t प्लस c. व्हाट वाज t? t क्या था, 1 प्लस log x प्लस c. आंसर. कोई भी डाउट हो पूछो, ठीक है. तो अब थोड़ा बहुत तो इधर उधर करेगा, बिल्कुल सीधे तो देगा नहीं. अब जैसे इसमें क्या थी मेन बात, कि अगर मैं x को कॉमन ले लूं तो काम हो जाएगा ना. थोड़ा बहुत जब कुछ भी समझ में नहीं आए तो कुछ भी करके देखेंगे. भाई मैथ्स यही तो है, मैथ्स में होता क्या है, भाई कुछ समझ में नहीं आता है तो कुछ भी उसको कॉमन लेना, प्लस करना, माइनस करना, इंटू करना, न्यूमरेटर देखना, ये सभी तो करते हैं अपन मैथ्स में ना. क्वेश्चन नंबर 4. अब थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं. साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स. देखो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, साइन एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स इंटू dx, तो मुझे ये तो पता चल रहा है कि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स एंड कॉस एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स. माइनस साइन तो एडजस्ट हो जाता है ना.
तो फंक्शन वाइज तो मेरे पास दोनों के डेरिवेटिव हैं। मुद्दा इज दैट कि साइन एक्स को टी मान के cos x dx को हटाएं, या cos x को टी मान के sin x dx को हटाएं। तो देखो cos x dx तो हट वैसे भी नहीं सकता। क्या आप यहां से cos x dx को काट के कुछ और लिख सकते हो क्या? ना, बिकॉज cos x इज द एंगल। cos x तो साइन का एंगल है भाई। साइन 60 डिवाइडेड बाय 60 आ जाए तो थोड़ी ना 60 से 60 काट दोगे? काट सकते हो क्या? ये 60 तो एंगल है। सेम वेज यहाँ पे cos x जो है, साइन के अंदर जो cos x आपको दिख रहा है दैट इज एंगल। तो ये तो वैसे भी नहीं जाएगा, तो ये नहीं जाएगा तो फिर इसी को t ले लेते हैं, ताकि जो वो sin x है उसको भगा देंगे फिर। ठीक है, तो लेट अस टेक cos x इक्वल टू t। When we take cos x equal to t, we will get cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो माइनस को हटा दो क्योंकि वहां पे माइनस है नहीं, तो साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा? माइनस का डी टी। तो माइनस का डी टी अब सब्सटीट्यूट करो, माइनस साइन में बाहर लगा देता हूं। साइन एक्स इंटू डी एक्स डी टी बन चुका है। अब बचा क्या? साइन इंटू कॉस एक्स। कॉस एक्स क्या था? टी इंटू डी टी। बताओ कोई दिक्कत? तो इट विल बी साइन टी का क्या करना है आपको? इंटीग्रल क्या बनेगा? माइनस कॉस टी, माइनस कॉस टी प्लस सी, माइनस माइनस प्लस टी, टी को डी सब्सटीट्यूट करेंगे वापस, तो कॉस ऑफ कॉस एक्स, कॉस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी इज द फाइनल आंसर। अच्छा, जब भी कंफ्यूजन हो या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो कि सही किया है कि नहीं किया है, बस एक काम कर दो, इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो और चेक कर लो ओरिजिनल फंक्शन आ रहा है क्या, इंटीग्रेंड आ रहा है क्या। अगर इसको डिफरेंशिएट करने से इंटीग्रेंड आ रहा है दैट मीन सही है। चलो सपोज करो मैं इसको इंटीग्रेट करता, cos ऑफ cos x को सॉरी डिफरेंशिएट करता, cos ऑफ cos x को डिफरेंशिएट करना एक बार। तो सबसे पहले बाहर वाला cos है, तो बाहर वाला cos क्या बनेगा? माइनस साइन और एंगल अंदर वाला एज इट इज, इनटू चेन रूल से अंदर वाले cos x को भी करना पड़ेगा। अंदर वाला cos x क्या बनेगा? माइनस साइन एक्स। तो इन इसमें माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा? साइन एक्स इंटू साइन ऑफ cos x, वही तो है ऊपर। तो फिर से डिफरेंशिएट करके देख सकते हैं अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट है तो। क्लियर है? कोई डाउट ऑनलाइन स्टूडेंट्स? नो सर। ओके, लेट्स मूव फर्दर। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज वेरी वेरी इजी। आपको एंगल ही सेम दे दिया उसने, एक्स प्लस बी एक्स प्लस बी। तो और साइन का कॉस होता है, कॉस का साइन होता है, एवरीवन नोज। ठीक है, तो दो ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे, या तो साइन एक्स प्लस बी को टी मान लो या cos एक्स प्लस बी को टी मान लो। दोनों से सेम आंसर आने वाला है और दोनों मेथड्स ही काम भी करने वाले हैं। तो मैं तो पहला वाला साइन एक्स प्लस बी को टी मान लेता हूं। बोलो डिफरेंशिएट करना, cos ए एक्स प्लस बी एंड ए एक्स प्लस बी का भी होगा बाय चेन रूल। क्या बनेगा? ए, तो ए यहां लिख देता हूं, और इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस पूरी चीज में से मुझे वहां क्या दिख रहा है? मुझे ये चीज दिख रही है, cos ए एक्स प्लस बी डी एक्स दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूं, ए को यहां से हटा के उधर डी टी बाई ए लिख देता हूं, डी टी बाय ए। अब कर दो सब्सटीट्यूट, तो साइन सॉरी cos ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स, इसकी जगह तो क्या आएगा? डी टी बाई ए। और डी टी बाई ए में 1/a कॉन्स्टेंट है तो मैं बाहर लिख देता हूँ 1/a, और साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लिया था। अब डी टी बाई ए था तो ए तो बाहर लिख दिया, तो बचा क्या? ओनली डी टी। तो अब आपको टी को इंटीग्रेट करना है, 1/a। टी का इंटीग्रेशन क्या होगा? टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। तो 1/a इंटू, अब देखो कई बच्चे ये कहते हैं कि सर 1/a तो बाहर है ना, 1/a तो बाहर है ना। तो आप ऐसे करो, देखो 1/a इंटू टी स्क्वायर बाई 2 करो पहले, तो ये आ जाएगा टी स्क्वायर बाई 2a। और एक बार आप 1/a को सी से भी करो तो c/a। तो मुझे एक चीज बताओ, c/a को अगेन c नहीं लिख सकता क्या? a भी तो कांस्टेंट है। तो हम एक ट्रेंड फॉलो करते हैं कि हम c को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने का काम ही नहीं करेंगे, हम एंड में c लिख देंगे। ठीक है ना, हमेशा से हम यही ट्रेंड फॉलो करते हैं। तो इस तरीके से ना करें, इस तरीके से करोगे तो आपके दो स्टेप्स होंगे ना। हम क्या करते हैं, हम तो केवल 1/a को टी स्क्वायर बाई 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा? टी स्क्वायर बाई 2 है, और सी तो मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई नहीं किया जाता, सी को सी लिखा जाता है। टी की वैल्यू क्या थी? साइन ए एक्स प्लस बी, उसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a प्लस सी। एक जना आंसर की खोल के बैठो, फटाफट मैच करते जाना, जहां भी थोड़ा स्लाइट डिफरेंस दिखाई दे तो बता देना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आंसर मैच नहीं करता है,
बट इसका मतलब ये नहीं है कि हमने गलत किया है, ठीक है ना भाई। मैं 2 को 2 भी लिख सकता हूँ, मैं 2 को 4/2 भी लिख सकता हूँ, दोनों ही करेक्ट है। अब पीछे 4/2 वाली फॉर्म में हमारा 2 आ रहा है, तो हमारी गलती थोड़ी ना, हमने तो उल्टा ज्यादा सिंप्लीफाई करके दिया है। पीछे कई बार कम सिंप्लीफाई करके देता है। तो खोल के रखो, ऐसा ना हो घर जाओ और घर जाके आप कहो कि सर ये तो आंसर सर ने मैच करवाया ही नहीं है। तो अभी खोल के रखो ना। कोई डाउट यहाँ तक? अगर हम कोस को टी मानेंगे, अगर हम कोस को टी मानेंगे, चलो इसका आंसर कोस में आ रहा है शायद, है ना? तो मुझे बताओ साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी को, मुझे बताओ साइन स्क्वायर थीटा को मैं कॉस में कैसे चेंज करूंगा? 1 माइनस कॉस 2a डिवाइडेड बाय 2, कॉस 2 थीटा लिख लो डिवाइडेड बाय 2, राइट? होता है ये भाई 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा होता है, या यूं कहूं मैं कॉस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, कैसे भी कह लो। तो कुल मिला के आप साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकते हो, बस इस तरीके से सब्स्टिट्यूट करो वहां पे। साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है, तो मैं लिखने वाला हूं 1 माइनस कॉस 2 ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, और नीचे 2a और है, तो 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 है। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा ही है? बताओ क्या डिफरेंस है अभी? मतलब एक बार दिखाना मुझे, बुक देना। -1/4 एक को इन्होंने कॉमन ले लिया, 1/4 है। ओके, देखो इन्होंने क्या किया है, 1/4 है अगेन कांस्टेंट है। लो रखो बुक, देखो इसमें इन्होंने क्या किया, पहले 1/4 किया और फिर दिस बाई दिस किया, ठीक है? तो 1/4 किया, नेक्स्ट पेज पे मैं करके बता रहा हूँ। 1/4 किया पहले, माइनस, उसके बाद cos 2 इंटू एक्स प्लस बी बाय 4 किया, cos 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाय 4 किया। फिर क्या किया इन्होंने, प्लस सी कर दिया। अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो इन दोनों को मिला के एक ही कांस्टेंट लिख दिया। बचा क्या, माइनस कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी डिवाइड, अच्छा 2 से ये काट भी तो सकते नहीं, 2 से कैसे काटूंगा, एंगल है वो, एंगल है वो, गलती मत करना। कई बार क्या एकदम से 2 और 4 दिखता है ना, तो बस फटाफट माइंड कहता है काटो, है ना? बाई 4 है, प्लस सी, सिंगल सी लिख देता हूं। अब इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, -1/4 है इंटू कॉस 2 इंटू ए एक्स प्लस बी प्लस सी। अब मैच करो, अब मैच कर गया या अभी भी कुछ ना? अगर ये नेगेटिव होता, अगर ये नेगेटिव होता, -1/4 होता, तो भी ये इसके साथ सी के साथ मिलकर सी हो जाता। बेटा छोटे मोटे हम ऐसे मानेंगे, सी विशाल समुद्र है, सी क्या है, लार्ज ओशियन, और ये 1/4 है, -1 है, ये छोटी छोटी पानी की बोतलें हैं। अब पानी की बोतल को समुद्र में डालेंगे तो समुद्र बन जाएगा, ठीक है? मर्ज हो जाके वो सी बन जाएगा, ठीक है? क्लियर है? मल्टीप्लाई में भी सी कांस्टेंट, मल्टीप्लाई समथिंग कांस्टेंट है, कुछ भी हो। मान लो अगर यहाँ पे 2c होता है, अगर 2 बाहर होता और समथिंग प्लस सी होता, तो 2 इंटू सी 2c, 2c अगेन सी, सी से कोई भी ऑपरेशन करो सी बनाना है। हाँ हाँ, यही तो सी में आया था बेटा, यही तो सी में आया था। अभी 1/4 ए प्लस सी को मैंने सी बनाया। अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो कि अगर ये -1/4 होता, अगर ये -1/4 होता, तो ये सी में मर्ज होता क्या? बिल्कुल ये भी सी में मर्ज होता। भाई इसको मैं क्या लिखता, देखो सपोज करो मैं आगे लिख देता हूँ, ये लो +1/4 है। मैंने पहले क्या लिखी, ये क्वांटिटी लिखी, फिर सी लिखा, और ये -1/4 को आगे इसके आगे जाके लिख दिया। अब ये सी +1/4 है, अगेन क्या बन गया, सी बन। ठीक है, क्लियर है? तो पीछे आंसर मैच। एक्सक्यूज मी हाँ बोलो मनीष। सर, जरूरी है कि सर सारे आंसर मैच होने चाहिए आंसर शीट ना, से? कोई जरूरी नहीं है, बिल्कुल वही तो बात मैं कह रहा हूँ कि हमारा आंसर उनसे उनके आंसर से मैच हो या ना हो, ऐसा जरूरी नहीं है। वी विल ट्राई टू मेक द आंसर एज सिंप्लीफाइड एज पॉसिबल।
जितना सिंप्लीफाई कर सको करो। अब साइन स्क्वायर में भी अगर आंसर आ रहा है तो कोई गलत तो नहीं है। एक्चुअली उल्टा, हमने शुरुआत में तो साइन स्क्वायर ही पढ़ना सीखा था, कोस टू तो बाद में पढ़ना सीखा था ना। अब इन्होंने कोस टू वाली फॉर्म में लिखा है। देखो द थिंग इज दैट कि हमारा जो आंसर आ रहा है लाइक दिस, हमारा ये आंसर आ रहा था, इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, बस दैट्स इट। इसका डिफरेंशिएशन ये होना चाहिए, वो गलत नहीं होना चाहिए। अगर वो गलत है तो फिर गलत है, समझे? ठीक है ना? जितना बाकी और हम यस सर। कर पाएंगे ठीक है। हाँ, अब ऐसा तो मत करना कि सर 4/2 को 4/2 छोड़े, उसको तो सॉल्व करके 2 ही लिख के आओगे ना। ठीक है ना? तो जितना सिंप्लीफाई हम कर पा रहे हैं साफ साफ वो करके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। देखो अक्सर चीजें जब आना पावर में हाफ में आ जाए या 1/3 में आ जाए, जैसे ये रूट आ गया तो ये पावर हाफ ही तो है, तो हम क्या करेंगे, पावर के अंदर वाली चीजों को टी मानेंगे। ये एक थोड़ी सी स्ट्रेटेजी बनती है हमारी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आप देखोगे, जैसे अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में एक्स बाहर है, x+2 अंदर है, तो मैं x+2 अंदर वाले को टी मानूंगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाला बाहर वाले से dx से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, बाहर वाला तो बाहर वाले से हो सकता है ना, dx से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अंदर वाले को टी मानने की स्ट्रेटेजी हम मानेंगे। तो इसमें तो खैर एक ही चीज अंदर है तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसी को टी मानो। लेट्स टेक ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी। तो यहां से डिफरेंशिएशन हो जाता है a इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो dx की वैल्यू dt बाय ए। चलो भाई करो सब्स्टिट्यूट, dt बाई ए है तो 1/a को तो बाहर रख देते हैं हम। इंटीग्रेशन, रूट के अंदर क्या आएगा, t आएगा, और dx को किससे रिप्लेस करूंगा, dt बाई ए से करना था, तो a तो बाहर बैठा है, केवल dt अंदर बचा। अब आपको रूट t को केवल इंटीग्रेट करना है। रूट t का मतलब t की पावर हाफ, t की पावर हाफ का हाफ में +1 करेंगे तो 3/2, और नीचे भी 3/2, नीचे 3/2 उल्टा होके क्या हो जाएगा, 2/3a हो जाएगा। t को d सब्सटीट्यूट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ ए एक्स, सॉरी t तो ए एक्स प्लस बी है, रूट ऑफ ए एक्स प्लस बी नहीं है ना, तो ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 प्लस सी। एनी डाउट्स? बिल्कुल सीधे भी कर सकते, वही मैं कहने वाला था, इसको बिना सब्सटीट्यूशन के भी कर सकते हैं, जब तक अंदर लीनियर है। ए एक्स प्लस बी लीनियर है ना, यही बात सिखाई थी हमने पहली क्लास में कि जब तक अंदर लीनियर है हम सीधे भी कर सकते हैं। सीधे कैसे करेंगे, अरे भाई मुझे पता है कि रूट एक्स का इंटीग्रल एक्स की पावर 3/2 इंटू 2/3 होता है। तो रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल, रूट ए एक्स प्लस बी का इंटीग्रल ए एक्स प्लस बी की पावर 3/2 इंटू 2/3 होगा। बस अंदर जो है उसका डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो। अंदर ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव क्या है, ए। अगर डिफरेंशिएशन चल रहा होता तो ए से मल्टीप्लाई करते हैं, या इंटीग्रेशन चल रहा है तो ए से डिवाइड कर दो। तो ये बिना सब्सटीट्यूशन के भी हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। बट मैंने सब्सटीट्यूशन करके बताया ताकि एक्चुअली ये जो ट्रिक है ना, ये डेवलप की गई है सब्सटीट्यूशन वाले मेथड से। सब्सटीट्यूशन वाला मेथड ओरिजिनल मेथड है, और फिर क्वेश्चंस कर करके ट्रिक डेवलप कर ली कि भैया जब अंदर लीनियर हो तो एक्चुअली सब्सटीट्यूशन की जरूरत ही नहीं है, हमेशा यही होगा कि नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा उसका डेरिवेटिव, अंदर वाला जो फंक्शन है, बट वो लीनियर होना चाहिए, नहीं तो फिर सब्सटीट्यूशन ही करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट 7th वाले क्वेश्चन में मैंने जैसे आपको बताया कि आप क्या करो, अंदर वाले को टी मानो। तो x+2 को अगर मैं टी मानू तो मुझे बताइए dx की वैल्यू dt, राइट। अब देखो सब्स्टिट्यूशन जब मैं करूंगा तो क्या होगा, इधर रखा हुआ है x, आप कहोगे सर x को क्या लिखूं, मुझे बताओ अगर x+2t है तो x को t-2 नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। तो मैं क्या करूंगा, x को तो लिख दूंगा t-2, ओके, और रूट के बाद x+2 को क्या लिखना है, t, और dx को तो क्या लिख दिया था मैंने, dt। आप कहोगे सर पहले भी एक रूट था एक बाहर था, अभी भी एक रूट एक बाहर है, फर्क क्या पड़ा, फर्क पड़ गया। देखो रूट के अंदर अब सिंगल क्वांटिटी है, सिंगल क्वांटिटी है, वहां पे रूट के अंदर 2 टर्म्स वाली क्वांटिटी थी। अब 2 टर्म्स वाली क्वांटिटी में दिक्कत ये थी कि x को इससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत आती, लेकिन अब t को इससे मल्टीप्लाई करने में दिक्कत नहीं आएगी। कैसे, ये t की पावर हाफ है ना, ये क्या है t की पावर हाफ, तो t की पावर 1 को t की पावर हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो t की पावर 3/2 माइनस 2√t। ठीक है, अब क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है क्या, बताओ। यहां पे सॉल्व करता हूं मैं, t की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, t की पावर एक और जोड़ दो 5/2,
और 5/2 नीचे आएगा तो क्या बन जाएगा 2/5 -2 तो एज इट इज, रूट टी का इंटीग्रेशन यानी टी की पावर 3/2 और 3/2 नीचे आएगा 2/3 बन जाएगा, 2/3 इंटू 2 क्या बन जाएगा 4/3। ओके प्लस सी, चलो टी को डी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, 2/5 टी क्या था हमारा x+2 की पावर 5/2 माइनस 4/3 x+2 की पावर 5/2 प्लस 3/2 सॉरी, हाँ 3/2 प्लस, ठीक है। कोई डाउट बोलो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, प्रगति, प्रियांशी, मनीष, आज कौन नहीं आया, सब आ गए, राजा नहीं आया। बोलो कोई डाउट किसी को, नो नो सर। तो कुछ कुछ स्ट्रेटेजीज माइंड में रखना कि रूट के अंदर वाले को जनरली टी मानने से थोड़ी चीजें आसान हो जाती है ना। चलते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे बताओ, रूट के अंदर वाले को टी मानेंगे तो हो जाएगा काम, तो उसको मैं टी मान के छोड़ के देता हूं, फिर बाकी आप करना कैसे। 1+2x² को मान लो टी, 1+2x² को मान लो टी। देखो पूरा मानना, पूरा मानने से फायदा ये कि रूट के अंदर सिंगल रूट टी रह जाएगा, रूट के अंदर क्या रह जाएगा सिंगल रूट टी। तो यहां से क्या हो जाएगा 2×2 4x dx इक्वल टू डी टी। वहां मेरे पास x dx है, यहाँ पे मेरे पास 4x dx है, तो लेट अस फाइंड द वैल्यू ऑफ x dx, वो क्या हो जाएगा dt/4। तो इंटीग्रल चेंज हो जाएगा, 1/4 को बाहर कर देते हैं, एक्स डी एक्स तो डी टी लिखूंगा ही लिखूंगा, हाँ सही है, एक्स डी एक्स को तो डी टी लिखूंगा ही लिखूंगा, रूट ऑफ 1+2x² था तो रूट ऑफ टी हो गया इंटू डी टी, आगे का काम हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 4x+2 इंटू रूट ऑफ x² + x+1। अब दिखने में ये लग रहा है कि यार ये भयानक चीज है, अरे कुछ भी भयानक चीज नहीं है, एक बार अंदर वाले को डिफरेंशिएट करो तो बाहर वाला उसका इंटीग्रल डेरिवेटिव रखा हुआ है। थोड़ा सा ध्यान से देखो, थोड़ा सा उनको एनालाइज करो कि अंदर का बाहर, बाहर का अंदर, कहीं ना कहीं डेरिवेटिव रखा हुआ है ना, नहीं रखा हुआ क्या। अरे 4x+2 में से जरा 2 को कॉमन लीजिए, 2x+1 ही तो बचा, इसका डेरिवेटिव भी तो 2x+1 ही होता है, हाँ होता है ना। थोड़ा सा ध्यान से देखने से काम हो जाता है कई बार। ठीक है तो x² + x+1 को क्या ले लिया t, तो 2x+1 इंटू dx क्या हो जाएगा dt। अब हमारे पास वहां पर क्या है 4x+2, तो या तो 2 बाहर ले लो या 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो, कैसे भी कर लो, 2 इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा 4x+2 इंटू dx, और 2 उधर भी मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएगा 2dt। अब सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 4x+2 इंटू dx की वैल्यू तो 2dt है, 2 को बाहर रख देते हैं, और इधर क्या आ जाएगा रूट ऑफ t इंटू dt, आगे का काम हो जाएगा, बोलो तनीषा हो जाएगा। अच्छा जी अब इसमें बताओ क्या करें, 10th में, 10th को इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, क्वेश्चन नंबर 10th को थोड़ा इंपॉर्टेंट मार्क कर दो, और बताओ क्या करें, पहले आप बताओ, दिख तो रहा है ना। x को t मानेंगे, देखो अगर मैंने x को t माना, बिल्कुल आप जो कह रहे वो करके देखते हैं, x को माना t तो dx आ गया dt, तो ये dx dt नीचे वाला xt, और रूट x भी क्या बन गया रूट t। देखो 1/x की जगह t, रूट x की जगह रूट t, और dx की जगह dt। बताओ इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ भी फर्क है क्या, हम तो वहीं पे घूम फिर के आ गए, बस वो x में चल सर रहा है x t में, को t² मान लेंगे, x को t² मान लेंगे, मनीष ने कहा x को t² मानो, अगर मैं x को t² मानू तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, यहां से dx की वैल्यू आ गई 2t इंटू डी टी, 2t इंटू डी टी, ठीक है। फिर हमने क्या किया 1/x एक्स को तो मैंने क्या माना है t² माइनस रूट एक्स को क्या मानेंगे, अगर x को t² माना है तो रूट एक्स को t मानना पड़ेगा, और dx की वैल्यू क्या है 2t dt, dx की वैल्यू क्या है 2t dt,
तो 2 को बाहर रख देते हैं और टी डी टी लिख देते हैं यहाँ पे। अब क्या होगा, टी स्क्वायर माइनस टी में से टी कॉमन आके टी से कट जाएगा, ठीक है। तो ये टी कट गया, ये स्क्वायर कट गया और ये 1 रह गया। तो एक्चुअली ये 1 डिवाइडेड बाई टी माइनस 1 हो गया, है ना। तो बिल्कुल सही स्ट्रेटेजी आपकी, ऐसे मान सकते हो। अदरवाइज एक चीज और मेरे माइंड में आई, आप वैसे एक्चुअली वो भी वही चीज है जो आप कह रहे हो मनीष। देखो हम सबसे पहले क्या करते हैं, देखो मुझे पता है कि रूट एक्स जो होता है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है। तो अगर रूट एक्स वाली चीज को अगर मैं टी मानूंगा तो नीचे डिनोमिनेटर में रूट एक्स निकल के आएगा। तो सबसे पहले मैं डिनोमिनेटर में रूट एक्स पहुंचाता हूं, कैसे, मैं डिनोमिनेटर में रूट एक्स को ले लेता हूं कॉमन। तो रूट एक्स अगर मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचता है, रूट एक्स माइनस 1, यस और नो, बोलो। अगर मैं x माइनस रूट एक्स में से रूट एक्स को कॉमन ले लूं तो ये चीज बनेगी। अब आप क्या करें, इस रूट एक्स माइनस 1 को ले लें t, उससे क्या होगा, 1/2 रूट एक्स डी एक्स क्या बन जाएगा, डी टी। आपके पास dx अपॉन रूट एक्स है, देखो ओरिजिनल इंटीग्रेंड में आपके पास क्या है, dx अपॉन रूट एक्स। तो यहां से dx अपॉन रूट एक्स की वैल्यू निकाल लो जो कि बन जाती है 2 dt। अब करो सब्सटीट्यूट, तो 2 dt का 2 तो रख दो बाहर, dx अपॉन रूट एक्स डी टी बनी जाना है और वो रूट एक्स माइनस 1 टी है। दिस इज द सिंपलेस्ट वे टू डू दिस क्वेश्चन। क्या हो जाएगा, 2 log मॉडुलस टी प्लस सी। आगे सॉल्व करें तो 2 log टी क्या माना था, रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। आप ये भी कर सकते हो कि 2 को पावर लगा के स्क्वायर कर दो। अगर ऐसा करोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग रूट एक्स माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा ना। और फिर मॉडुलस लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा, प्लस सी। तो आइदर या तो इस फॉर्म में आंसर होना चाहिए या इस फॉर्म में, पीछे मैच करो। एंड जो आपने बताया मनीष वो भी तरीका ठीक है। 1/t को कैसे करते हैं, log t, तो log t माइनस 1, एज सिंपल एज दैट। लीनियर ही तो है, मैंने क्या कहा, जब तक लीनियर है तब तक चलेगा। हाँ बोलो, पीछे आंसर मैच करो। ये वाला आ रहा है 2 log रूट एक्स माइनस 1 प्लस सी। ओके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th वन, देखो ध्यान से। x की वैल्यू 0 से ग्रेटर इसलिए है ताकि वो नॉट डिफाइंड ना हो जाए, क्योंकि x की वैल्यू अगर 0 से छोटी हो जाएगी, x की वैल्यू 0 से छोटी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, हाँ बट x की वैल्यू 0 से बड़ी इन्होंने दी है ना, -4 से बड़ी देनी चाहिए थी टू बी मोर। अगर x+4 को मैं 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू -4 आती है ना। तो ज्यादा अगर इनको बिल्कुल ही इनको नॉट डिफाइंड नहीं करना है तो x की वैल्यू -4 से बड़ी देनी चाहिए थी, पर इन्होंने और ज्यादा सेफ होके 0 से बड़ी दे दी। ओके हमको क्या मतलब, हो सकता है कि इसका आंसर लॉग बॉग में आए तो वहां पे x की वैल्यू 0 से बड़ी चाहिए हो, इसलिए उन्होंने पहले ही दे रखी हो। हालांकि हम तो हमारे क्लास 12 में मैंने आपको पहले भी बताया है कि इन चीजों पर ध्यान नहीं देते, ये फर्दर स्टडीज के लिए है ना। अभी तो हम केवल इंटीग्रेशन पे या डिफरेंशिएशन पे ध्यान दें। ओके जी चलो फंक्शन पे ध्यान देते हैं। x डिवाइडेड बाय रूट एक्स प्लस 4 और आगे मैं लगा देता हूं dx। क्या करें, क्या करें, एनी हिंट्स। x+4 सर को सेम मेथड। t मानो, वेरी गुड। x+4 को मैंने क्या कहा, देखो 7th क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है मुझे बताओ। नो डिफरेंस, बस वहां पे मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या करा था वहां पे, रूट के अंदर वाली को ही तो टी लिया था। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, रूट के अंदर वाली को ही टी लेंगे। तो x+4 को अगर मैं टी ले लेता हूं तो dx बराबर क्या हो जाता है, dt। चलो आगे देखते हैं। अब वहां पे सबसे ऊपर तो रखा हुआ है x, क्या रखा हुआ है, x। तो x की वैल्यू कहां से लिखूंगा, यहीं से लिखूंगा। अगर x+4 t है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, t-4। तो x तो हो गया t-4, dx dt हो ही गया था तो t-4 क्या आएगा, dt रख देता हूं। और नीचे रूट ऑफ x+4 क्या बन जाएगा, रूट ऑफ t। अब इसको तो सॉल्व करना है बस, मतलब पहले थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, यहाँ कर देता हूं। तो ये हो जाएगा t/√t -4/√t, राइट, इंटू dt। अच्छा t/√t क्या होता है, √t, ठीक है, अलग अलग कर दो चाहो तो इसको, dt -4 को बाहर ले लो, 4 को बाहर लेके
dt बाई रूट टी। ओके, तो रूट टी का वही t की पावर 3/2 और यहाँ पे 2/3 माइनस है, सॉरी माइनस, और 1/√t का क्या बनेगा, 1/√t का मतलब है माइनस हाफ, तो माइनस हाफ प्लस 1 कितना हो जाता है, प्लस हाफ, तो प्लस हाफ का मतलब है रूट टी, और प्लस हाफ नीचे भी आएगा यानी 2 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 8√t हो जाएगा। अब टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देना, डी सब्सटीट्यूट कर देना, वही फाइनल आंसर। ठीक है, क्लियर है। 1/√t को ना, वो 1/t को लिखते हैं, टी लीनियर नहीं है ना, टी की पावर क्या है, रूट टी का मतलब क्या है, तो मैंने क्या कहा था, वो काम कब करेगा जब लीनियर हो, तो 1/2 इज नॉट लीनियर पावर। समझ में आ रही है बात। देखो ये t होता तो काम करता, ये 2t होता तो काम करता, ये 3t होता तो काम करता, ये 4t प्लस समथिंग भी होता तो भी काम करता, क्योंकि ये सब लीनियर है, बट रूट टी इज नॉट लीनियर। वो ट्रिक लीनियर पे ही काम करेगी कि सेम टू सेम वैसा का वैसा इंटीग्रेशन कर दे। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। x³ - 1 की पावर 1/3 इंटू x² द पावर 5 dx। ठीक है, देखो बच्चों, अब ये चीज तो मुझे समझ में आ रही है साफ साफ कि यार 1/3 पावर के अंदर वाली चीज के साथ मैं छेड़छाड़ कर ही नहीं सकता, बाहर ला ही नहीं सकता उसको, तो उसी को टी मानते हैं जिसको अपन ज्यादा छेड़छाड़ नहीं कर पाएंगे। तो x³ - 1 को टी मानना है, इस चीज को तो कोई रोक ही नहीं सकता, इस चीज को तो कोई रोक ही नहीं सकता, तो स्ट्रेट अवे मैं करके देखता हूं। देखें, x³ - 1 को टी मानता हूं, तो उससे क्या होगा, 3x² इंटू dx क्या हो जाएगा, dt। अब ऐसा करने से मुझे मिला x², क्या मिला, वहां पे dx के बगल में कौन बैठा है, दिक्कत है, तो हम क्या करेंगे यार, x की पावर 5 है ना, एक काम कर x² तो ले तू, बचेगा जो देखेंगे। तो मैं क्या करूंगा, इस फंक्शन को थोड़ा सा ऐसे ब्रेक करूंगा, तनिषा ध्यान दो, x³ - 1 की पावर 1/3 एज इट इज, x² है लेकिन वहां आ रहा है x², तो आई विल ब्रेक इट लाइक दिस, x³ इंटू x² इंटू dx, और x² dx की जगह तो dt लिखो, बाकी का देखेंगे क्या होगा, समझे। जो उधर मिला उसको उसमें ब्रेक करूंगा, तो ये हो जाना है फिर। अब देखो मैं इसको पूरे टी की फॉर्म में लिखने वाला हूं, x³ - 1 यानी कि टी, टी की पावर 1/3, x² dx क्या हो जाएगा, dt, या थोड़ा दूर लिख देता हूं dt, बची बात x³ की, तो ये x³ की वैल्यू यहां से निकालो टी की फॉर्म में, dt/3, हाँ x² dx dt/3 है, तो 1/3 बाहर लगा देते हैं। ठीक है, और x³ की वैल्यू t + 1 हो गया काम। अब t की पावर 1/3 इंटू टी करो, पहले तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, t की पावर 1/3 इंटू टी यानी t की पावर 4/3 प्लस t की पावर 1/3 इंटू 1, t की पावर 1/3 इंटू dt। इसके आगे अगर सोल्व करना नहीं आता तो प्लीज रेफर एक्सरसाइज नंबर 1। कैसे, अगर किसी की पावर 1/3 हो तो एज इट इज थोड़ी ना, मुझे एक चीज बताओ, a प्लस बी का होल स्क्वायर a² + b² होता है क्या प्रियांशी, तो आप स्ट्रेट अवे थोड़ी ना ये 2 पावर दोनों को दे सकते हो, तो जब 2 पावर ही नहीं दे पाए तो 1/3 देना तो दूर की बात है भाई, 2 पावर में ही 2ab निकल के आता है, प्लस 2ab भी निकल के आता है, 3 पावर में तो और ज्यादा निकल के आता है, 3a² b 3ab², तो 1/3 की भी कोई आइडेंटिटी रहती होगी, वो आइडेंटिटी थोड़ा ना पता है, ऐसे तो कितनी आइडेंटिटी याद रखेंगे भाई, पावर 1/3 हो तो उसको खोलने की आइडेंटिटी से खुलेगा ये, तो वो आइडेंटिटी हमने ना कभी सीखी। ठीक है ना, हाँ अगर इनटू में है तो कर सकते हैं, कैसे, अगर x³ इंटू y² है और पावर 1/3, बीच में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई, अब आप 1/3 पावर दोनों में बांट दो, बट प्लस या माइनस है तो नहीं बटेगा। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13th वन। 13th में है x², 2 + 3x³, ये तो बड़ा आसान है यार। देखो जब भी एक पावर छोटी दिख जाए ना तब तो बल्ले बल्ले, x³ और x² दोनों दिख गए, एक पावर छोटी दिख गई, बड़ी पावर को t मानो, छोटी पावर अपने आप भागेगी, हट जाएगी वहां से, बड़ी पावर को t मानो, 2 +
क्योंकि बड़ी पावर को टी मानेंगे तो डिफरेंशिएट करके एक पावर छोटी हो जानी है ना। इसका क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9x² dx इक्वल टू dt, इसके आगे dx भी लगा हुआ है, तो dx इंटू एक्स स्क्वायर की वैल्यू या फिर एक्स स्क्वायर इंटू dx की वैल्यू क्या आ गई, dt/9। तो क्या करूंगा, 1/9 तो बाहर कर देते हैं, इंटीग्रेशन x² dx तो dt बनी गया, नीचे क्या था 2 + tx³ को मैंने पूरे को t मान लिया था तो t³ यानी -3 पावर है ये, -3 पावर में एक पावर और जोड़ेंगे तो -2 पावर बचेगी, -2 पावर का मतलब है 1/t², और -2 से डिवाइड और होगा इंटू -2 डिवाइड होगा, सॉरी डिवाइड होगा तो नीचे आएगा ना, यानी कि इंटू 1/-2 लिखो। तो फाइनल आंसर इज -1/18, और t² यही लग देता हूं, t क्या था मेरा 2 + 3x³ का होल स्क्वायर प्लस c, यही आ रहा है। ठीक है, समझ आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स, बोलो। यस सर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, 1 डिवाइडेड बाय x इंटू लॉग एक्स की पावर m। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, log x को t मान लो तो 1/x वैसे निकल के आएगा। भाई अगर मैं log x को ही t मान लूं तो 1/x dx तो dt हो ही जाएगा ना, और 1/x dx भाई इसको मैं इंटीग्रल फॉर्म में डालूंगा तो देखो dx/x तो आ रहा है, dx/x की जगह तो dt आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा dt ऊपर, और log x क्या था t, तो t की पावर m, t की पावर m नीचे आ रहा है, दैट मीन्स t की पावर -m है, ये t की पावर ये -m है इंटू dt। अब -m में एक और जोड़ दो तो -m+1, -m+1, और नीचे भी -m+1, डी सब्स्टिट्यूट करो, t क्या था -m1+1 को 1 - m भी लिख सकते हैं अपन सीधा करके, तो ये हो जाएगा log x की पावर 1 - m, नीचे भी 1 - m प्लस आंसर यही आ रहा है पीछे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 इज क्वाइट इजी, डू योरसेल्फ, कुछ भी नहीं है इसमें, क्योंकि नीचे पावर, नीचे से जस्ट ऊपर एक कम पावर दिखाई दे रही है, जैसा इसमें दिखाई दिया था, कहाँ था ये लो 3 से कम एक पावर दिखाई दी थी 2 13th क्वेश्चन में, वैसे ही 2 से एक कम पावर ऊपर दिखाई दी, तो जैसे एक कम पावर ऊपर दिखाई दे तो आप नीचे वाले को टी मानो, ऊपर वाला ऑटोमेटिक हट जाएगा। e की पावर 2x + 3, अब देखो एक्चुअली ये होना तो सब्सटीट्यूशन से चाहिए, कैसे, इसी को मान लो आप, इसी को मान लो आप t, ठीक है, तो e की पावर 2x + 3 का डेरिवेटिव बनेगा e की पावर 2x + 3 इंटू चेन रूल से 2x + 3 का क्या बनेगा 2 इंटू dx इक्वल टू dt। तो आपके पास वहां पे e की पावर 2x + 3 इंटू dx है, तो यहां से e की पावर 2x + 3 इंटू dx की वैल्यू 2 डिवाइड होके क्या बन जाएगी dt/2, सब्सटीट्यूट करोगे 1/2 को बाहर लगाओ, और e की पावर 2x + 3 इंटू dx तो एज इट इज dt है बस, तो आपको dt की वैल्यू चाहिए, इंटीग्रेशन dt की वैल्यू चाहिए, जो कि क्या होती है t होती है, t तो होती है, और t + c लगा दो, और t को फिर आप डी सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि e की पावर 2x + 3 + c। अब ये तो सब्सटीट्यूशन से किया है, ओरिजिनल तरीका यही है, बट देखो आप 2x + 3 क्या है, लीनियर है, तो इसको मैं डायरेक्ट ट्रिक से भी कर सकता था जब तक लीनियर चल रहा है। मुझे बताओ e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, तो e की पावर 2x + 3 का इंटीग्रेशन e की पावर 2x + 3 ही होगा, बट 2x + 3 के डेरिवेटिव से डिवाइड कर दो, आंसर। ठीक है, क्यों कर पाया मैं, क्योंकि 2x + 3 लीनियर है, अगर 2x + 3 लीनियर ना हो तो ये चीज डायरेक्टली नहीं पॉसिबल है। सीधे समझ में आया सबको। अब ये चीज देखो नीचे ओके देखो 17 क्वेश्चन देखो, e की पावर x² है, तो अगर मैं क्या करूं, e की पावर x² को मत लेना dt t, क्योंकि क्या होगा अगर मैं e की पावर x² को लूंगा तो e की पावर x² अगेन निकल के आएगा डेरिवेटिव करने से, वो आपको न्यूमरेटर में चाहिए होता है, भाई डेरिवेटिव करने के बाद जो चीज आती है वो न्यूमरेटर में चाहिए होती है dx से मल्टीप्लाई करके, है ना, यहाँ पे न्यूमरेटर में e की पावर नहीं है, केवल x है, केवल x है, तो मैं केवल x² को ले लेता हूं ना t, तो उससे केवल और केवल क्या निकल के आएगा, x निकल के आएगा, इट विल बी 2x
dx equal to dt. So x dx will be equal to dt by 2. ठीक है, तो इसमें x dx की वैल्यू तो dt by 2 है. लेट्स टेक 1/2 आउटसाइड. तो dt डिवाइडेड बाय e की पावर x स्क्वायर, दैट मीन्स e की पावर t. और e की पावर t का मतलब है e की पावर माइनस टी. और माइनस टी में एक और जोड़ देंगे तो इट विल बी e की पावर माइनस टी प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस टी प्लस 1. सीधा करके लिखेंगे. एक्सक्यूज मी सर. बोलो बोलो सर बेटा. e की पावर x को e की पावर x का e की पावर x होगा ना इंटीग्रल. e की पावर x का e की पावर x प्लस सी होगा ऑब्वियसली. हाँ वही होगा. बताओ क्या सर आपने प्रॉब्लम. माइनस टी प्लस 1 किया है. ओके 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 यस. यहाँ पे हमने देखो क्या गलती कर दी भावनाओं में बह के. अरे e की पावर t का जो इंटीग्रेशन करना था वो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के रूल के हिसाब से करना था. हमने किसके रूल के हिसाब से कर दिया. अलजेब्रिक फंक्शंस, राइट. तो 1/2. तो e की पावर माइनस टी का तो e की पावर माइनस टी ही होगा. बस माइनस टी का डेरिवेटिव क्या होता है, -1 होता है. उससे डिवाइड करना है. उससे डिवाइड करना है तो मैं कह सकता हूँ कि -1/2 हो जाएगा वो. ठीक है, प्लस सी. अब आप केवल डी सब्सटीट्यूट करो. 1/2 e की पावर माइनस टी. तो माइनस की वैल्यू टी की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर. तो इट विल बी माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस सी. आप ऐसे भी लिख सकते हो, नहीं तो उसको डिनोमिनेटर में लिख दोगे क्योंकि पावर माइनस में आ रही है. तो आप ऐसे लिख सकते हो -1/2 ई की पावर एक्स स्क्वायर प्लस सी. या तो ये आंसर होगा या ये आंसर. ठीक है, कौन सा आ रहा है दोनों में से, सेकेंड वाला ना. ओके, एनी डाउट्स. नो. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 हो गया है 18. हाँ जी, 18 तो इज क्वाइट इजी. क्योंकि देखो साफ साफ पता चल रहा है कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है. tan इनवर्स x को t मानो, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस इंटू dx की वैल्यू क्या हो गई, dt हो गई. ठीक है ना. तो क्या हो जाएगा ये इंटू dx. तो ये क्या हो जाएगा, e की पावर tan इनवर्स x था. तो tan इनवर्स x को आपने t माना था. तो e की पावर t हो गया, ये e की पावर t हो गया. और उसके बाद dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो dt है ही सही. तो e की पावर t का अब आपको इंटीग्रल चाहिए. तो क्या होता है, वो e की पावर t होता है प्लस सी. t को d सब्सटीट्यूट किया तो e की पावर tan इनवर्स x प्लस. ठीक है, ये काफी इजी था. क्वेश्चन नंबर 19 इज इंपॉर्टेंट. पहले आप बताएंगे कैसे क्या करना है. करो ट्राई. क्वेश्चन नंबर 19. e की पावर 2x माइनस 1 ऊपर है और e की पावर 2x प्लस 1 नीचे है. अगर मैं e की पावर 2x को t मानूं, बिल्कुल करके देखते हैं, करके देखने से ही सीखते हैं. अच्छा 19 से पहले 20 करते हैं. चलो 19 से पहले हम क्या करते हैं, 20th करते हैं, फिर 19 का हिंट मिलेगा आपको ना. तो मैं 20th में मैंने एक चीज देखी यार, कि नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है कि नहीं है. बस वो टू टू जो निकल के आएगा वो कोएफिशिएंट्स तो एडजस्ट हो जाते हैं ना. देखो e की पावर 2x का डेरिवेटिव क्या होगा, 2e की पावर 2x. तो 2 तो एडजस्ट हो जाएगा, e की पावर 2x तो मिल गया. फिर e की पावर -2x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर -2e की पावर -2x हो जाएगा. 2 इधर से भी एडजस्ट हो जाएगा. तो 20th तो देखते ही पता चल रहा है कि काफी आसान क्वेश्चन है. क्या करूंगा मैं, स्ट्रेट अवे नीचे वाले को t मानूंगा. e की पावर 2x प्लस e की पावर -2x को क्या ले लेते हैं अपन, t. तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव 2e की पावर 2x और e की पावर -2x का डेरिवेटिव -2e की पावर -2x मल्टीप्लाइड बाय dx इक्वल टू dt. कोई डाउट. 2 को कॉमन ले लूं या फिर सेम टू सेम ऊपर जैसा बनाना चाहूं. जो न्यूमरेटर में है तो मैं लिख सकता हूं e की पावर 2x माइनस e की पावर -2x इंटू dx की वैल्यू हो गई dt बाय 2. चलो अब जो न्यूमरेटर में है इंटू dx करूंगा, जो न्यूमरेटर में है वो तो dt बाय 2 है. तो लेट्स टेक 1/2 बाहर और dt ऊपर t नीचे. तो 1/2 लॉग मॉडुलस t प्लस c 1/2 लॉग t को c सब्स्टिट्यूट करना है
तो नीचे वाला था ना टी, ई की पावर 2x प्लस ई की पावर -2x प्लस सी। अदरवाइज या तो ये आंसर होगा, अदरवाइज 1/2 को हम क्या कर सकते हैं, रूट भी लगा सकते हैं, वो भी आंसर हो सकता है। तो यही आंसर आ रहा है पीछे, यही आ रहा है। कोई डाउट 20th में? अब मैं आपको हिंट देता हूं, 19 वाला 20 की तर्ज पे ही चलेगा, यानी 19 वाले क्वेश्चन को कन्वर्ट करना पड़ेगा 20 वाला क्वेश्चन की तरह। जैसा 20 की शक्ल दिखाई दे रही है वैसी शक्ल इसकी भी दिखाई देनी चाहिए, तब जाके वो सॉल्व होगा। अदरवाइज देखो, तनिषा कह रही थी कि e की पावर 2x को अगर मैं t मानूं तो 2e की पावर 2x इंटू डी एक्स इक्वल टू डी टी। तो अब मुझे बताओ, यहां से सब्सटीट्यूशन से कुछ मिला ही नहीं, क्या सब्सटीट्यूट करें? हाँ, अच्छा, रैशनलाइज करोगे आप, e की पावर 2x -1 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, उससे भी कुछ नहीं होगा, उससे भी नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन। सर e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। e की पावर 2x से डिवाइड कर देते हैं। जो चीज आप कह रहे हो वो सही है, तो इसको एक दूसरे तरीके से देखें। लेट्स टेक e की पावर x कॉमन फ्रॉम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर मैं यहां से e की पावर x कॉमन लेता हूं न्यूमरेटर से, तो अंदर क्या बचता है, e की पावर x, क्योंकि 2x था ना अंदर, तो e की पावर x और -1/e की पावर x बचेगा, राइट? सही किया है, लाइक दिस। और नीचे से भी e की पावर x को अगर मैं कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा, e की पावर x प्लस 1/e की पावर x इंटू डी एक्स इंटीग्रेशन। तो ये तो कट गए। अब सुनिए, e की पावर x -1/e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, तो वो तो वापस वही बन जाएगा, ये तो वापस वही बन जाएगा भाई। हाँ, ये तो वापस वही बन जाएगा, ऐसे नहीं। हाँ, अब देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं ना, अब देखो ये बिल्कुल 20th की तरह कन्वर्ट हो गया, e की पावर x माइनस e की पावर -x, राइट? और ये क्या लिख देंगे, e की पावर x प्लस e की पावर -x। अब बताओ, ये 20th की तरह दिख रहा है, बस वहां 2x था, यहाँ x है, तो उल्टा आसान है 20th से भी। वहां तो 2x था ना, यहाँ तो केवल x है। तो अब आप सीधा सीधा नीचे वाले को e की पावर -x, नीचे वाले को t मानो, e की पावर x dx भी होगा आगे, e की पावर x प्लस e की पावर -x को ले लो t। तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर -x का डेरिवेटिव माइनस e की पावर -x इंटू डी एक्स इक्वल टू वॉट, डी टी। तो ये जो न्यूमरेटर में चीज दिखाई दे रही है दैट विल बी सब्सटीट्यूटेड इनटू डी टी, और नीचे वाली चीज तो है t, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं लॉग मॉडुलस टी प्लस सी। ओके, आगे फिर हम t को डी सब्सटीट्यूट कर देते हैं, t क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर -x प्लस सी। देखो इसी फॉर्म में आंसर। मॉडुलस लगाना जरूरी इसलिए होता है क्योंकि लॉग जो है वो नेगेटिव नंबर पे अप्लाई नहीं होता है, लॉग का जो डोमेन होता है वो ऑल पॉजिटिव रियल नंबर होता है। लॉग एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर नेगेटिव नंबर नहीं डलेगा। लॉग लग रहा है तो पॉजिटिव होगा नहीं, लॉग लग रहा है तो हमें पॉजिटिव रखना है भाई। लॉग -2 इज नथिंग, लॉग -3 इज नथिंग। तो लॉग -3 अगर कोई बच्चा लिख देगा या कोई लिख दे, अपन भी लिख देंगे, तो हमने एक तरीके से गलती थोड़ी ना की है, हमको क्या पता। लेकिन अगर अपने को पता है कि लॉग अब नेगेटिव नंबर पे नहीं लगेगा तो हम ऐसे लिखेंगे, देखो लॉग मॉडुलस -3। ओके, तो -3 विल बी कन्वर्टेड इनटू +3। हाँ, इसमें मॉडुलस नहीं आ रहा, आंसर में नहीं आ रहा है ना, वाई? सुनो, क्योंकि अंदर एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल का आंसर पॉजिटिव होता है ना, एक्सपोनेंशियल का आंसर क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। जैसे भी एक पीछे क्वेश्चन आया था स्क्वायर वाला, तो स्क्वायर का आंसर हमेशा पॉजिटिव होगा। तो जब वो पॉजिटिव होना ही है तो मॉडुलस नहीं लगाना है, लेकिन अगर मॉडुलस लगा देंगे तो कोई पाप नहीं है, सही वो भी है। हम तो उल्टा और सेफ हो रहे हैं ना कि मॉडुलस लगा देते हैं, वैसे पॉजिटिव ही होना है, पर हमने तो और ज्यादा सेफ हो गए कि पॉजिटिव ही रहे। ठीक है, क्लियर? एनी डाउट्स टिल क्वेश्चन नंबर 20? एनी डाउट्स प्लीज आस्क। नो? बोलो बच्चों, 20th तक कोई डाउट?
अच्छा, अपन उसको इक्वेशन फॉर्म में ही चलते हैं ना, LHS इक्वल टू RHS, फिर इक्वेशन को अपन साथ के साथ डिफरेंशिएट कर दिया, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, तो LHS भी डिफरेंशिएट हो गई एज इट इज, RHS भी डिफरेंशिएट हो गई विद रेस्पेक्ट टू x। उससे क्या हुआ, कुछ ऐसी चीज की वैल्यू मिल गई जो इंटीग्रेंड में रखी हुई है, उसको एज इट इज हम पुट कर देंगे, उसको इक्वेशन लिख देंगे, इक्वेशन 1। फिर हम क्या लिखेंगे, टेकिंग द वैल्यू ऑफ दिस फ्रॉम इक्वेशन 1 टू ओरिजिनल इंटीग्रेंड, फिर यहां से वो वैल्यू ओरिजिनल इंटीग्रेंड में ले गए सब्सटीट्यूट, या सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ dx, या जो भी आ रहा है वहां पे 2dx 3dx dx/4 जो भी आ रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 टू द ओरिजिनल इंटीग्रेंड। हाँ हाँ। उसमें प्लस में दो चीज आ रही थी, तो एक तो ऐसे पर एक में अपने को लेट करके करना मिल रहा है। हाँ, तो उसको फिर आप I1 मान सकते हो, I1 मान सकते हो। जैसे मान लो इंटीग्रेंड में दो तीन टर्म्स हैं, तो एक दो टर्म्स तो इजीली पहली स्टेप में इंटीग्रेट हो गई, और तीसरी वाली तंग कर रही है, उसको अलग लेके जाके इंटीग्रेट करना पड़ रहा है, तो वी विल टेक टेम्पररीली इसको I1 मान लेते हैं, और फिर I1 को अलग से सॉल्व कर देते हैं। सॉल्व हो गया, तब तक अपन उसको इक्वेशन 1 करके छोड़ के आएंगे, जो ओरिजिनल चीज है उसको क्या छोड़ के आएंगे, इक्वेशन नंबर 1, I1 को अलग उठाएंगे, सॉल्व करेंगे, फिर जब सॉल्व हो जाएगा तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ I1 टू इक्वेशन नंबर 1, वहां से ओरिजिनल I की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, और अगर दो है तो I1 I2, तीन है तो I1 I2 I3 आएंगे भी क्वेश्चन, चार चार पांच पांच भी होंगे, I1 I2 I3 I4 I5 सबको अलग अलग सॉल्व करो, फिर ओरिजिनल I में उसको पुटअप करो। ठीक है बच्चों, यहां तक कोई दिक्कत, क्वेश्चन नंबर 20 तक कोई दिक्कत हो तो बताओ। नो, बिकॉज टुडे वी विल सॉल्व अप टू क्वेश्चन नंबर 20 ओनली, आधी एक्सरसाइज आज आधी एक्सरसाइज कल, तो यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताओ प्लीज। नो, चलिए तो आज के लिए काफी है, बाकी क्वेश्चंस कल सॉल्व करेंगे, और टाइम मिलेगा तो आगे की एक्सरसाइज भी करेंगे। ओ, आगे का जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है शायद, है ना, पार्शियल फ्रैक्शंस। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाला भी, तो हाँ, तो वो जो भी है वो भी अपन करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। ऐसा नहीं है कि केवल ये 20 क्वेश्चन आज के, तो कल भी टारगेट 20 क्वेश्चन ही रहेगा, जितना भी 5 मिनट भी बचते हैं तो उसको अपन यूटिलाइज करेंगे। ठीक है ना, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।